नमस्कार। इस वीडियो के अंदर हम कक्षा 10 विज्ञान का पाठ 1 है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को गवाए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप पढ़ लेना, मैं सीधा आंसर बता रहा हूँ कि एक अभिक्रिया दी गई है, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो इसमें सही है ए और बी। शीशा अपचयित हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। इसका तो अपचयन किसका शीशा है ना, लेड का, क्योंकि ऑक्सीजन इससे हट रही है। और कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, उपचयन, ऑक्सीजन इसके जुड़ रही है, तो ये सही है। ठीक है। अगला एक रिएक्शन दे रखी है, किस प्रकार का ये है, तो ये एक प्रकार की विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, आप पढ़ लेना, इनमें से सीधा आंसर मैं बता रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन है, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है। तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। अब डिटेल में प्रश्नों की चर्चा करते हैं इनकी। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो इसका उत्तर देखते हैं। रासायनिक समीकरण में विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या बाईं ओर की संख्या एलएचएस और दाईं ओर की संख्या बराबर होती है, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। कौन सा, वो भी संतुलित, यानी बैलेंस रिएक्शन क्या होती है, जिसमें कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ क्या है, एलिमेंट की संख्या समान रहे, अर्थात अभिकारकों में तत्वों के कुल परमाणुओं की संख्या, उत्पादों में कुल परमाणुओं की संख्या के रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, यानी कि जितनी रिएक्टेंट होंगे उतने प्रोडक्ट होंगे। और अब बात की जा रही है कि यह तो समझा दिया कि रासायनिक समीकरण संतुलित होती क्या, और यह संतुलित करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो निर्माण होता है, नहीं विनाश होता है, यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम की पालना हो, इसलिए हम क्या है, रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। 5वां प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें बैलेंस कीजिए। ठीक है, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से सहयोग करके अमोनिया बनाती है, तो नाइट्रोजन का होगा N2 गैस, 3H2 गैस बना रिएक्शन करती है तो 2NH3 गैस बन जाती है। ठीक है, तो ये अमोनिया, ये नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन। आगे चलते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो ये रही 2H2S गैस, ये 3O2 गैस से क्रिया करके 2H2O जल बना लेगी, लिक्विड Ln लिक्विड, और 2SO2 ब्रैकेट में जी स्मॉल जी है ना, गैस। अगला देखते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड एवं एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। तो ये बेरियम क्लोराइड है, BaCl2, ये L2SO4 की वोल्थराइज के साथ क्रिया करता है, यानी बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ क्रिया करता है। ये बेरियम क्लोराइड, ये एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ क्रिया करता है, तो AlCl3 बना लिया, एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया, साथ में BaSO4 बेरियम सल्फेट का PPT वाइट PPT या अवक्षेप प्राप्त हो गया। ठीक है। अगला है, पोटेशियम धातु जल के साथ क्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोजन गैस देती है। तो ये रहा 2K यानी पोटेशियम धातु, H2O 2H2O जल, 2KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, इसकी H2 निकल गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलें फिर। इन समीकरणों को संतुलित करनी है। HNO3 क्रिया करती है, तो ये रिएक्शन तो आपके दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। इसकी बैलेंस रिएक्शन ये है, 2HNO3 एक्वस प्लस CaOH2 एक्वस ये CaNO2 का होल ट्वाइस AQ प्लस 2H2O। ठीक है, तो इस तरह यह बैलेंस हो जाएगी, यानी कि इसके अंदर ये यहाँ पर NO3 आएगा, 3 आएगा, NO3 की होल ट्वाइस होगी और 2H2O 2 जल के अणु बनेंगे। आगे देखते हैं, बी इसकी बैलेंस रिएक्शन होगी, 2NH AQ प्लस H2SO4 एक्वस, इससे बन जाएगा Na2SO4 एक्वस और 2H2O लिक्विड। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। सी है, सी ये रिएक्शन दे रखी है, इसका बैलेंस रिएक्शन हो जाएगी, NaCl एक्वस AgNO3 एक्वस के साथ क्रिया करती है, HgCl सॉलिड बना लेती है और NaNO3 एक्वस बना लेती है। बैलेंस रिएक्शन का मतलब होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की समान होना। इसके अलावा अगर इनके अंदर कोई कैटलिस्ट है, वो तीर के निशान पर गर्म कर रहे हैं, या फिर कैटलिस्ट है वो ऐड करना, और इनकी स्टेट है, फिजिकल स्टेट, सॉलिड लिक्विड गैस एक्वस, ये उल्लेखित करना, ये सब क्या एक बैलेंस रिएक्शन के अंतर्गत आता है। डी है, डी रिएक्शन इसका आंसर हो जाएगा BaCl2, ये क्या है, एक्वस जलीय विलयन है। H2SO4 भी एक्वस है, ये BaSO4 बनाता है सॉलिड, और साथ में 2HCl एक्वस। ठीक है, अगला प्रश्न है, इन अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण आपको देने। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट और जल बना लेता है, तो ये हो जाएगी CaOH2 एक्वस प्लस CO2, ये बन जाएगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और H2O लिक्विड, और CaCO3 बनेगा सॉलिड। ठीक है, जिंक है, ये रहा जिंक सॉलिड प्लस सिल्वर नाइट्रेट 2AgNO3 एक्वस, ये जिंक नाइट्रेट ZnNO3 ऑल्टवाइज एक्वस और 2Ag सिल्वर बन जाएगा। सी दे रखी है, एल्यूमिनियम कॉपर क्लोराइड के साथ क्रिया करता है, तो 2 एल्यूमिनियम और 3 COCl एक्वस, तो 2 AlCl3 बना लेंगे, यानी एल्यूमिनियम क्लोराइड
और 3 कॉपर सॉलिड मुक्त हो जाएंगे। डी है बेरियम क्लोराइड प्लस बेरियम क्लोराइड के साथ होता है पोटेशियम सल्फेट, यहाँ पर ये तीर का निशान, ठीक है ना। तो K2SO4 पोटेशियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड BaCl2 एक्वस, ये भी एक्वस, BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस साथ में इसने मिला लिया पोटेशियम क्लोराइड 2 KCl एक्वस, ठीक है। तो ये हो गई बैलेंस रिएक्शन। मैं अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें बता दूंगा डिटेल से कि एक रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। अभी हम प्रश्न उत्तर देख रहे हैं, ठीक है ना। 8वां प्रश्न है कि इनको बैलेंस कीजिए और इनका प्रकार बताइए। तो पोटेशियम ब्रोमाइड है एक्वस, ये बेरियम आयोडाइड एक्वस से क्रिया करता है, पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड बनाता है। तो ये रिएक्शन हो जाएगी 2KBr एक्वस प्लस BaI2 एक्वस और 2Ki एक्वस और BaBr2 बना लेगा। ये कैसी है, द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला देखते हैं, आगे है जिंक कार्बोनेट सॉलिड है, जिंक ऑक्साइड सॉलिड से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो पहले इसका हो जाएगा ZnCO3 सॉलिड, ZnO सॉलिड, ZnCO3 ये रिएक्शन करके ZnO सॉलिड प्लस CO2 गैस बना लेगा। ये किस प्रकार की वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है, यानी टूट रही है वियोजन। यानी सी है हाइड्रोजन और क्लोरीन क्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहे, H2Cl2 दोनों गैस है, 2HCl बना रहे, ठीक है। तो ये क्या संयोजन अभिक्रिया उदाहरण है। अगला है मैग्नीशियम सॉलिड है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक्वस से क्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बना रहा। तो ये हो जाएगी Mg सॉलिड 2HCl एक्वस, MgCl2 एक्वस और 2H2 गैस, सिर्फ H2 गैस, ठीक है ना। तो इसके ऊपर यहाँ पर तीर का निशान आ जाएगा, ठीक है ना। और ये कैसी है, ये विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ Cl है, यहाँ पर जाकर जुड़ रहा है, हाइड्रोजन इधर जुड़ रहा है, तो ठीक है ना, ये विस्थापन यानी टूट रहा है हाइड्रोजन HCl, ये विस्थापन अभिक्रिया है। आगे चलते हैं, 9% देखते हैं। इनमें कुछ समझने जैसी बात नहीं है, ठीक है ना, इनका आंसर पता होना चाहिए आपको। अगर आप पार्ट ढंग से पढ़ा तो आप आंसर दे सकते हैं। उष्माक्षेपी एवं उष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है। उष्माक्षेपी क्या होती है, जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ क्या है उष्मा उत्पन्न होती है, मुक्त होती है, उन्हें कहते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, साथ में उष्मा मुक्त करता है। उष्मा इस तरह इस चिन्ह से दर्शा सकते हैं ब्रैकेट में। उष्माशोषी जिन अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है उन्हें क्या कहते हैं उष्माशोषी। जैसे CaCO2 का अपघटन, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको उष्मा दी तो ये CaO प्लस CO2 में टूट गया। आगे चलते हैं, फिर कौन सा प्रश्न था, ये 9वां प्रश्न था, हो गया। 10वां देखते हैं, श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो इसके बहुत सारे कारण है। पहला है क्योंकि ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। दूसरी बात, इस अभिक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है और यह अभिक्रिया इस प्रकार होती है C6H12O6 ग्लूकोज, 6O2 6 ऑक्सीजन के एक्वस अणु, ये तीर का निशान, 6 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एक्वस, साथ में जल के 6 अणु लिक्विड और उष्मा ऊर्जा इसमें मुक्त हो गई, ठीक है। देखते हैं 11वां प्रश्न, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के यानी विपरीत उल्टा क्यों कहा जाता है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण दीजिए। तो वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, कुछ टूटता है, ठीक है ना, वियोजन है ना, A टूटकर B प्लस C बना लिया या B Z प्लस X बना लिया, ठीक है ना। तो कुछ 1 से 2 बन रहे हैं टूटकर। तो वियोजन अभिक्रिया में कोई अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक क्या बनाता है, प्रोडक्ट या उत्पाद बनाता है। जैसे 2FeSO4 फेरस सल्फेट है, इसको गर्म करें, ठीक है ना, तो ये फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 और SO2 और SO3 गैस इस तरह टूट जाएगा। और संयोजन अभिक्रिया है, इसमें 2 या 2 से अधिक अधिक पदार्थ तत्व यौगिक जुड़कर क्या बनाते हैं, एक अकेला पदार्थ बनाते हैं। जैसे 2H2 गैस, 2H2 गैस और O2 गैस, ये मिलकर क्या बना देते हैं 2H2O लिक्विड, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करता है। ये संयोजन यानी संयोजन जुड़ना, वियोजन यानी टूटना, सिंपल भाषा में देखें तो। 12 उन वियोजन अभिक्रियाओं में एक समीकरण लिखिए जिनमें उष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो उष्मा के द्वारा वियोजन होता है, लेड नाइट्रेट होता है, उसके अंदर होता है PbNO3 वोल्टॉइज, इसको ताप दिया जाता है तो PbO लेड ऑक्साइड, साथ में 4NO2 गैस और ऑक्सीजन गैस बनती है। प्रकाश के द्वारा वियोजन होता है तो 2AgBr है, सनलाइट के द्वारा होता है 2Ag प्लस Br2, Ag सॉलिड और Br2 गैस। विद्युत द्वारा वियोजन होता है तो 2H2O लिक्विड है, एसिडिक वाटर है, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो H2 गैस एनोड पर मुक्त होती है और O2 गैस कैथोड पर मुक्त होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, 13वां प्रश्न देखते हैं, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है और इनके समीकरण लिखिए। विस्थापन क्या है, जब अधिक क्रियाशील तत्व क्या है, कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो विस्थापित अभिक्रिया कहलाती है। जैसे जिंक और कॉपर क्लोराइड है तो ZnCl2 बन गया और कॉपर, यानी कि ये ज़्यादा ताकतवर है, ठीक है ना, अधिक अभिक्रियाशील है, कम क्रियाशील है, इसको खदेड़ दिया, इसके स्थान पर आ गया
तो ये क्या है विस्थापन अभिक्रिया। यही बात यहाँ लिखी है। द्विविस्थापन क्या है, इनमें क्या आयनों का एक्सचेंज होता है। तो Na2SO4 है एक्वस, ये BaCl2 से क्रिया करता है एक्वस से, तो BaSO4 बना लेता है सॉलिड, श्वेत अक्षय बनता है इसका, और ये NaCl साथ में एक्वस सोडियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, ये है द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसमें आयनों का एक्सचेंज होता है। 14वां प्रश्न है, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो ये कॉपर है, ये रहा सिल्वर नाइट्रेट, 2AgNO3, ये रहा कॉपर, तो इससे बन गया CuNO3 2, साथ में Ag यानी सिल्वर मुक्त हो गया। ठीक है, 15% देखते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एविलियर लवण बनता है जो विलयन से पृथक हो जाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाते हैं। PPT बनता है, एविलियर लवण या साल्ट बनता है व्हाइट, जो पानी में नहीं घुलता, अलग ही दिखता, तो ये क्या है अवक्षेपण अभिक्रिया। जैसे सिल्वर नाइट्रेट है, वो क्या करता है, सोडियम क्लोराइड से क्रिया करके सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनाता है, जिससे AgNO3 एक्वस, सिल्वर नाइट्रेट, NaCl सोडियम क्लोराइड, ये AgCl सॉलिड श्वेत अवक्षय बना लेता है, साथ में NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर 16 प्रश्न है, ऑक्सीजन के योग के या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए और दो उदाहरण दीजिए। एक तो उपचयन और अपचयन। उपचयन क्या होता है, उपचयन होता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी तत्व में ऑक्सीजन का जुड़ना, क्या उपचयन कहलाता है। जैसे 2CO सॉलिड O2 गैस, ये बन के क्या 2CuO, यानी कॉपर का ऑक्सीजन जुड़ गया। दूसरे उदाहरण में दूसरा देते हैं, 4Na सॉलिड है, सोडियम, ये ऑक्सीजन जुड़ गया, 2Na2O बना लिया। ये दो उदाहरण हो गए। दूसरा है अपचयन, यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी तत्व से ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। जैसे CuO है, H2 है, तो इसका बन गया Cu प्लस H2O, यानी कॉपर से ऑक्सीजन हट गया। ZNO प्लस कार्बन, तो जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बन गई, ये भी क्या है अपचयन। 17 प्रश्न देखते हैं। एक भूरे रंग की गैस है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X है, वायु की उपस्थिति में क्रिया कराए तो काला हो जाता है। इस तत्व का नाम और काले रंग का यौगिक का नाम था। तो ये क्या है, X क्या है, ये भूरे रंग का तत्व है, कॉपर है, और वायु की उपस्थिति में ये कलर करके बनाता है, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड बनाता है, जो क्या है काले रंग का होता है। और इसकी रिएक्शन इस प्रकार होती है, 2Cu प्लस O2 2CuO। 18 प्रश्न है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। तो लोहे की वस्तुएं क्या है, आर्द्रता के संपर्क में आकर, यानी एक तो नमी और आर्द्रता के संपर्क में आकर संधारित हो जाती है ना, संसारित हो जाती है। ठीक है ना, नमी है, अम्ल है, वायु है आदि के संसारित होती है, क्षय क्षत्रिय का संसारित हो जाती है। अतः पेंट करने पर लोहे की सतह हवा या नमी के प्रत्येक संपर्क में नहीं आती, जिसके कारण संसारण जंग लगना नहीं होता है ना। लोहे की वस्तु है, ऑक्सीजन है, नमी है आदि से क्रिया करके जंग लगता है, तो इस पर पेंट कर दे तो क्या है वो वायु जो परत होगी लोहे की, वो क्या है नमी के आदि के संपर्क में नहीं रहेगी और संसारित नहीं होगी, या लोहे के जंग नहीं लगता, इसलिए हम क्या है पेंट करते हैं, उस पर कलर करते हैं। 19वां प्रश्न है, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों में नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ है, इसलिए किया जाता है क्योंकि इन पदार्थों में गंध एवं स्वाद उपचयित है ना, ऑक्सीडाइज होने के कारण बदल जाता है। नाइट्रोजन क्या है, एक प्रति ऑक्सीकारक है, जो इन पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से बचाता है। अतः तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को विकृत नहीं हो पाती, इस कारण वसायुक्त पदार्थ जैसे चिप्स खराब नहीं होते, इसलिए चिप्स के पैकेट में क्या आती है, नाइट्रोजन गैस डाली आती है, तो ऑक्सीडाइज होने से रोकती है उनको, एंटीऑक्सीडाइज होता है कौन, नाइट्रोजन। ठीक है, 20वां प्रश्न है, निम्न पदों को समझाइए। संसारण और विकृत गंधीयता उदाहरण देकर। संसारण क्या है, जब कोई धातु वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता एवं अम्ल के संपर्क में आती है तो उसके सतहों पर एक परत चढ़ जाती है, यह प्रक्रिया संसारण कहलाती है। जैसे चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, क्या संसारण का उदाहरण है। और विकृत गंधीयता क्या होती है, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ है, वो क्या है हवा जैसे है ना, ऑक्सीजन के संपर्क में आने से उपचयित है ना, ऑक्सीकृत होकर विकृत गंधी हो जाते हैं, जिसके कारण इनका स्वाद और गंध बदल जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विकृत गंधीयता है ना। ऑक्सीजन से क्रिया करके खाद्य पदार्थ क्या ऑक्सीडाइज हो जाती है, इनकी स्मेल चेंज हो जाती है, गंध चेंज हो जाती है। और कैसे खाद्य पदार्थ, तेल और वसायुक्त। ठीक है, उदाहरण के लिए चिप्स की थैली लंबे समय बाद उपचित होकर विकृत गंधित हो जाती है, बहुत लंबे समय तक रहे उसमें नाइट्रोजन मिलाई जाती है, लेकिन एक समय बाद नाइट्रोजन की एक लिमिट होती है, वो रोकती है। ठीक है ना, उसके बाद वो खराब होने लगती है धीरे धीरे, इसलिए चिप्स के पैकेट पर डेट होती है, डेट आदि देख कर ही खानी चाहिए। और विकृत गंधिता रोकने के लिए क्या कर सकते हैं हम, एक तो नाइट्रोजन प्रति ऑक्सीकारक यानी नाइट्रोजन है, वो एंटीऑक्सीडाइज है, वो मिला सकते हैं। दूसरा वायुरोधी बर्तनों में खाद्य पदार्थ रखकर, जैसे अचार है, अचार को ढककर रखना चाहिए। ठीक है ना, अचार पर फफूंद आ जाती है कई बार अगर खुला रहता है, तो उसको एकदम कंटेनर में बंद करके एकदम सील करके ढक के रखते हैं। इसके अलावा उसके ऊपर जो अचार है उसके ऊपर तेल रखते हैं, तेल में डूबा रहता है अचार। ठीक है ना, इसी के साथ ये पाठ के प्रश्न उत्तर समाप्त हुए। वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर।